अच्छा, तो थर्मोकेमिस्ट्री जो चैप्टर का कल एक लेक्चर हुआ था, उसमें से आगे जाने के लिए मैं समझता हूं कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एनर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट दे दूं। जैसे थोड़ा बहुत एनर्जी का आइडिया आ जाएगा। अच्छा, ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को सीखने के लिए मजबूरन मुझे आना पड़ा। चले, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी है क्या चीज? एवरीथिंग यू सी हैज एनर्जी इन इट। पहले तो आप लोग अपने खोपड़ी में इस बात को याद रखिए, जो कुछ आप लोग देख रहे हैं, आपको पेन नजर आ रहा है, वो गिलास नजर आ रहा है, आपको कुछ भी नजर आ रहा है, सब के सब एनर्जी है। इनके अंदर एनर्जी है, बल्ब के अंदर एनर्जी है, पेन के अंदर एनर्जी है। तो जो कुछ भी उसके अंदर है, तो एक तो आप इतनी खोपड़ी में बात याद रखिएगा, साइंटिफिकली प्रूवन चीज है ये। एक, एवरीथिंग यू सी। अच्छा, या तो आप देख सकते हैं, या अगर आप देख नहीं सकते तो आप कम से कम उसको परसीव करते हैं, महसूस तो करते हैं ना। जैसे कि आप हीटर के सामने बैठे हुए हैं और आप हीट महसूस करते हैं, आपको लग रहा है कि यार मुझे हीट मिल रही है, हीटर के सामने बैठे हुए हैं। तो वो क्या है? वो भी एनर्जी है। आप देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, पेन को देख रहे हैं, ये तो है, इसके अंदर तो एनर्जी है। इसके अलावा वो जो जिसको आप परसीव करते हुए भी एनर्जी है, हीट एनर्जी है। इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आवाज आपके कानों तक आ रहा है ना, तो आवाज आप देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन आवाज भी एनर्जी है। कमाल है। अब दूसरा क्या कह रहा है? एनर्जी हैज डिफरेंट फॉर्म्स, हैंस डिफरेंट नेम्स। एनर्जी के मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, इसीलिए तो उनका अलग अलग नाम होता है। मिसाल के तौर पर सुनते जाइए। पंखा देख लें। अगर आप पंखा देख रहे हैं, जस्ट पंखे कब देख रहे हैं, पंखा के अंदर एनर्जी तो है, लेकिन इसके अंदर एक और एनर्जी अब नजर आना शुरू हो जाएगी जब ये पंखा रोटेट करना शुरू करेगा। पंखा जब रोटेट करना शुरू करेगा तो इसके अंदर एनर्जी तो आएगी, लेकिन उसका नाम होगा काइनेटिक एनर्जी। ये फिजिक्स वाली बातें हैं, डोंट वरी। बट जो भी चीज चल रहा है, चलता हुआ चीज जो है, वो अपने अंदर कौन सी एनर्जी रहता है? काइनेटिक एनर्जी। अगर आप लोग जा रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं, तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। आपने गेंद फेंक ली, चलता हुआ बॉल, काइनेटिक एनर्जी है। बुलेट गन से जब गोली फायर हो जाती है, तो गोली के अंदर काइनेटिक एनर्जी। मोशन में जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी। बाकी इसके बाद इंसान है, इंसान के अंदर भी एनर्जी है, लेकिन जब इंसान चलना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करे, तो इंसान के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। आप हाथ हिला रहे हैं ना, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। ये बहुत स्पेशल है, फ्लोइंग वाटर अप एंड डाउन। पानी अप एंड डाउन जा रहा है। अगर ये पहाड़ है, और चलो ये पहाड़ है, बारिश हो जाती है तो यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। आप यहाँ पे खड़े हैं, एक बंदा यहाँ पे भी खड़ा है, तो ये हाइट पे है, ठीक है, बुलंदी पर है, बुलंदी, बुलंदी, हाइट। जो पानी आपको जमीन के सतह से बुलंदी पर नजर आ रहा है, उस पानी के अंदर एनर्जी है, POTENTIAL,
पोटेंशियल एनर्जी, पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है हाइट की एतबार से। अब ये हाइट है, मैं ये पेन सपोज ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब अगर मैं इस पेन को उठाऊं, ऊपर की तरफ उठाऊं, तो मजे की बात यह है कि पेन के अंदर एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी है? इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग अभी रॉकेट साइंस में नहीं जा रहे हो, खाली अपने खोपड़ी में ये चीजें याद रखिएगा कि जब आप ऊपर नीचे यहाँ से ग्राउंड लेवल से आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, तो पेन के अंदर एनर्जी आ रही है, एनर्जी और पहले भी इसके अंदर एनर्जी थी, अब इसके अंदर जो एनर्जी है इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डैम की शक्ल में, डैम आपने देखा, डैम से बिजली पैदा होती है। ये पानी जब नीचे गिर जाता है, सो यहां पर हमने क्या किया हुआ है, यहां पर हमने टरबाइन्स रखे हुए हैं, व्हील टाइप के। ये पानी जब इस पे हिट करता है ना, इस पंखों के ऊपर बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं टरबाइन्स, तो ये पंखे घूमना शुरू हो जाएंगे, ये पंखे घूमना शुरू हो जाएंगे। पानी ऊपर से आ रहा है, पानी के अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। पंखा घूमना शुरू हो जाएगा। आपको मैंने पहले से यहाँ भी मैंने बताया था कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। जो पंखा घूमना शुरू करेगा, पंखे के अंदर क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब ये इसमें मुझे मजे की बात ये नजर आ रही है कि है ये वही एनर्जी, पानी के अंदर पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, अब वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी एक लफ्ज था, लेकिन उसने अपना शक्ल चेंज किया। पहले वो पोटेंशियल था, जब ये पंखे पे गिरा तो काइनेटिक है। और मजे की बात बताऊं, जब ये पहिया घूमेगा, तो इस पहिए के घूमने से, शॉर्टकट में बताऊंगा, पहिए के घूमने से करंट पैदा हो जाएगा, करंट। अब देखो ये करंट खुद क्या चीज है? करंट बजाते खुद भी एनर्जी है, करंट एनर्जी है भाई। तो एक एनर्जी है, उसका एक शक्ल था पोटेंशियल से, उसने पहिया घुमाया, काइनेटिक हुआ। घूमता हुआ पहिया ने उस मैग्नेट के दरमियान जो जनरेटर है उसको घुमाया, मैग्नेटिक प्लेट्स पड़े उसको घुमाया, तो उसके घूमने से फिर कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी को फिर आपने क्या किया? उससे करंट आपने प्रोड्यूस कर दिया। करंट के फिजिक्स में हम लोग इंशाल्लाह आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है, फिजिक्स में कि करंट कैसे पैदा हो जाता है, लेकिन ये चीज होता है। तो ये करंट एनर्जी आ गई। अच्छा, अब मजे की बात है, ये करंट जब आपके घर आ जाता है, तो इस करंट की मदद से आप क्या करते हैं? आप बल्ब ऑन करते हैं। अब बल्ब ऑन कर तो रोशनी आ जाती है। ये मेरे सामने बल्ब है, तो ये अब वो एनर्जी जो है, करंट एनर्जी था, अब इसका नाम हो जाएगा लाइट एनर्जी। मैंने आप लोगों से कहा था कि इस सेशन में एमडीकेट की तैयारी के साथ साथ आपको, आप ऐसे अंदाज से चीजें पढ़ो ताकि कल आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कूल में खुद पढ़ाने के काबिल हो जाए, आपको आइडिया क्लियर हो जाए। तो ये देखो, ये कितना ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ लिंक है। अब रोशनी तक हम कहाँ से कहाँ गए, एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट हमारे जहन में बैठ गया, मुख्तलिफ शक्लें आ जाती हैं। ओके, हाँ, सो अब नॉन मटेरियल एनर्जी, जैसे मैं बताया था कि कुछ जो है वो मटेरियल वाली एनर्जी है, कुछ नॉन मटेरियलिस्टिक एनर्जी है। इंसान को तो आप देख सकते हैं, इंसान के अंदर तो वो एनर्जी है, मटेरियलिस्टिक एनर्जी है, लेकिन ये गैस का डब्बा है, यहां से आपको हीट मिल रहा है, हीट नजर नहीं आ रहा है। तो हीट खुद क्या है? हीट, हीट भी एनर्जी है। लाइट भी खुद एक किस्म की एनर्जी है। साउंड भी एक किस्म का एनर्जी है। सब कुछ एनर्जी 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 एनर्जी। अच्छा, लेट्स गो लिटिल डीप। अब थोड़ा सा डीप चलते हैं, मैं आपको थोड़ा डीप लेके जाता हूँ। आप
आपको आपका दिल करे कुछ भी आप उठा लो। मैं आपकी आसानी के लिए ग्लास उठाता हूँ, ये ग्लास के अंदर पानी है। आप ज़हन में कुछ भी आ सकता, क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ भी हो, सबके अंदर एनर्जी है। अगर आप पानी ले लेते हैं तो पानी के अंदर ये, अगर मेरे को ये पानी है, वाटर है, आप इस पानी का के अंदर अगर आप गौर से जाके देखोगे ना, डिटेल में, गहराई में जब आप जाओगे, अगर अगर मैं आप लोगों को इतना छोटा कर दूं, इतना छोटा कर दूं, इतना छोटा कर दूं कि आप लोगों का साइज इतना छोटा हो जाए जितना कि एटम और मॉलिक्यूल को, फिर मैं आपको बोलूं कि जाओ पानी के मॉलिक्यूल के अंदर, पानी के ग्लास के अंदर डुबो और चेक करो कि वहां पर क्या चल रहा है, तो फिर आप लोगों को एक दुनिया नजर आएगी। एक मूवी है, इंग्लिश मूवी है, द एंट मैन समथिंग, एंट मैन समथिंग, हाँ एंट मैन लाइक दिस, एंट मैन। इसमें जो है फिजिक्स भी उन्होंने टच किया हुआ है, ठीक है। तो वो एक और वर्ल्ड में जाके साइज भी इतना छोटा कर लेते हैं कंपेयर करके कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, यानी जहां पर वो एटॉमिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉन लेवल पर, तो क्या न्यून लेवल पर चीजों को देखते हैं। सो अगर इस दुनिया के अंदर मैं आपको भेज दूं तो आप देखोगे कि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये तो मैंने पानी बताया, आप पानी की जगह कुछ भी उठा सकते हैं यार, ये कागज भी आप उठा सकते हो, कुछ भी ले लो, पार्टिकल्स मिलेंगे आपको पक्का। ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूवमेंट करते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे, यहां, वहां, इधर, आगे पीछे मोशन होते हैं। मोशन की वजह से एनर्जी आती है कि नहीं आती है, मैंने आपको कहा था ना, कोई मूवमेंट है, हरकत, एनर्जी तो है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या मौजूद है, एनर्जी मौजूद है। अब कोई भी चीज उठाओ तो उसके अंदर पार्टिकल्स नजर आएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स मूव करेंगे मुख्तलिफ तरीके से, कुछ गोल गोल घूम रहे हैं, कुछ आगे पीछे जा रहे हैं, तो चाहे जो कुछ भी हो, गोल गोल घूम रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, इनके अंदर एनर्जी है। सो यहां तक अगर आपको चीजें डीप में आपको समझ आ गई है, आपके माइंड में अब ये चीज बैठ गया कि यार ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, अब मैं आपको इस डब्बे से बाहर निकालूंगा, अब मैं आपको केमिस्ट्री की तरफ लाऊंगा। पहले आगे शिफ्ट करता हूँ, इधर क्या चीज है। हाँ, अब हम ये कह सकते हैं कि हर सिस्टम 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 का मतलब क्या है कि कोई भी मटेरियल जिसको आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लैब में खड़े हैं, ये आपका कमरा है, इधर आप खड़े हैं, और इधर एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर एक गैस आपने रखा हुआ है, बस वो गैस आप लोग स्टडी कर रहे हो। तो ये गैस क्या है, गैस, गैस सिस्टम है। जो कुछ आप स्टडी करें वो सिस्टम है। बाकी बाहर जितना कुछ आपको इधर नजर आ रहा है, इसके आसपास जो कुछ आपको नजर आ रहा है, ये इलाका, ये वाला, ये इलाका, ये ग्लास, ग्लास की दीवारें, ये सब के सब इसका माहौल है, सराउंडिंग। कोई भी चीज जो अंडर स्टडी है वो सिस्टम है। अगर आप एक छोटा सा कमरा, इसके अंदर एक शख्स भी खड़ा है, आप ये स्टडी कर रहे हो, अगर पूरा कमरा आप स्टडी कर रहे हो, तो इस कमरे के आसपास जितना भी बड़ा सा शहर है, सिटी है, तो ये सिटी इसका सराउंडिंग हो जाएगा, कमरा जो है, कमरा उसका सिस्टम हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस चीज को स्टडी कर रहे हैं। जो चीज अंडर कंसिडरेशन है, जो चीज अंडर स्टडी है, वो सिस्टम है। पूरे कायनात में, अगर आप पूरे कायनात में, यूनिवर्स के अंदर अगर आप हमारी जमीन को देख रहे हैं, तो हमारी जमीन सिस्टम है। बहरहाल हम बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए, हम केमिस्ट्री के अंदर आके देखेंगे जिसमें छोटा सा गिलास है, गिलास के अंदर कोई लिक्विड है या कोई गैस है, बस वो हमारे लिए सिस्टम है। तो एवरी सिस्टम, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो
या सॉलिड हो, उनके अंदर क्या मौजूद है? एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी है, सबके अंदर एनर्जी। राइट। सो एनर्जी का कॉन्सेप्ट जब यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, अब जरा इस रिएक्शन को अब जरा देख ले। मैं कहता हूं एक रिएक्शन है, इसमें ए मिल रहा है बी के साथ और एक नया चीज बन रहा है सी। ए के पार्टिकल्स ये हैं, ये बी के पार्टिकल्स हैं। कलर चेंज करता हूं, ए और बी अलग अलग चीजें हैं, ये आपस में मिलकर इससे सी बना। सी फिर कोई अलग सा चीज है। ए और बी जो आपस में मिल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स है। सी जो बन रहा है ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। अब आपको जो कुछ मैंने बताया था, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, रिएक्टेंट्स के अंदर भी क्या है? एनर्जी है। अगर यहां तक भी आपको समझ नहीं आया हुआ है तो एक छोटा सा प्याला बनाओ, छोटा सा खड्डा बनाओ, उस खड्डे के अंदर थोड़ा सा पानी डालो और उसके अंदर डूब जाओ। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर भी अपनी एनर्जी है। याद रखिएगा, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से हमेशा डिफरेंट होगी। यानी अगर रिएक्टेंट की साइड पर एनर्जी, सपोज कर जैसे रिएक्टेंट साइड पर एनर्जी जो है, मेरा गला अभी तक थोड़ा गुजारा है लेकिन फिर भी मैं इसको करता हूं ताकि ज्यादा तकलीफ न दे। रिएक्टेंट साइड पर अगर एनर्जी, सपोज करते अगर एनर्जी 100 है, 100 जॉल है या किलो जॉल है, तो प्रोडक्ट साइड पर 100 किलो जूल कभी भी नहीं होगा, सेम नहीं हो सकता। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर दो अलग अलग चीजें हैं तो इनकी एनर्जी कभी भी सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट होगी। दो अलग अलग चीजों की एनर्जी होगी लेकिन वो सेम नहीं हो सकती है। अगर ये सेम होगी तो उसका मतलब प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट वही चीज है, अभी तक कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं है। तो ये या तो 120 किलो जूल होगा, मतलब या तो 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम होगा, जैसा भी हो, लेकिन वो इक्वल नहीं हो सकता। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा याद रखिएगा सेम नहीं हो सकती। केस नंबर 1, अगर मैं ए बी को आपस में मिलाऊं, उससे सी बन जाए। रिएक्टेंट साइड पर एनर्जी जो है वो 100 है, 100 किलो जॉल, के जे किलो जॉल एनर्जी का यूनिट है। सी का एनर्जी जब रिएक्शन के बाद मैंने देखा कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो आई 100 किलो जॉल। एक स्टूडेंट सोच रहा होगा कि यार 100 किलो जूल तो रिएक्टेंट की एनर्जी है, एनर्जी तो जाया नहीं होनी चाहिए। हमने एक कानून पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कभी जाया नहीं होती, कभी जाया नहीं होती। क्या नाम है उस कानून का? लॉ ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एनर्जी कभी जाया नहीं होती, ना कभी खत्म हो सकती। एनर्जी कैन नीदर बी एनर्जी कैन neither be created nor destroyed। एनर्जी को आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते और ना आप उसको जाया खत्म कर सकते दुनिया से। मतलब ये रिएक्टेंट 100 किलो जूल है और प्रोडक्ट 80 किलो जूल हो गया, इसके तो इसने कानून की धज्जियां उड़ा दी, कानून तो इसने खत्म कर दिया। कानून तो ये कहता है कि भाई अगर रिएक्टेंट साइड पर 100 किलो जूल है तो प्रोडक्ट साइड पर भी 100 किलो जूल आना चाहिए, एनर्जी को जाया नहीं होना चाहिए।
100 दोनों तरफ से होना चाहिए। तो उस कानून को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर सोचेंगे कि यार ये किधर गया, 100 किलो जूल तो रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड 80 किलो जूल है, 20 एनर्जी किधर गई, 20 किलो जूल। तो जो 20 किलो जूल की एनर्जी है वो दरअसल रिलीज हो गई थी, वो रिलीज हो गई थी, माहौल में चला गया, गायब नहीं हुआ है, माहौल के अंदर चला गया, लेकिन हिसाब किताब तो क्लियर है ना। अब अगर आप जाके टोटल कर दोगे तो 80 किलो जूल की एनर्जी जो प्रोडक्ट के पास आई थी, 20 किलो जूल की एनर्जी जाया हुई थी, मतलब माहौल के अंदर चली गई थी, अभी भी वापस 100 किलो जूल हो गया, पहले भी 100 था, अभी भी 100। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसको कहते हैं कि एनर्जी ना कभी जाया होती है ना खत्म होती है। सो बहरहाल इस रिएक्शन में आपने देखा कि रिएक्टेंट साइड की अगर 100 किलो जूल की एनर्जी है, प्रोडक्ट साइड की एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए, 80 है तो 20 कहाँ चले गए, वो रिलीज हुआ था। अब एक और रिएक्शन है, ए प्लस बी, सी बन जाता है। ए और बी की एनर्जी जो है वो 100 किलो जूल है, सी की जो है 140 किलो जूल है, सपोज करते हैं। तो यहाँ पर भी एक बार फिर से डोंट सोचो यार ये तो इसने फिर से कानून की खिलाफ वर्जी की हुई है। कानून हमें ये कहता है कि जितनी एनर्जी रिएक्टेंट साइड पर है, मतलब एनर्जी सिस्टम से आप बिल्कुल उसको गायब नहीं कर सकते, टोटल एनर्जी हमेशा सेम होनी चाहिए। तो 100 है तो ये 40 का एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आया, 40 का एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से नहीं हुआ है, माहौल से, इन्वायरमेंट से, किसी भी शक्ल से, किसी ने हीट दे दिया, जो कुछ भी है, एक्सटर्नल साइड से, बाहर से किसी ने छेड़छाड़ की, वो रिएक्शन चल रहा है, आपने उसको हीट दे दिया, जो भी कर दिया, तो वो जो बाहर से जो एनर्जी आपने दी थी वो है 40 किलो जूल की एनर्जी आपने दी थी। उससे क्या हुआ, प्रोडक्ट तो बन गया, अब प्रोडक्ट के अंदर 140 किलो जूल है। सो दिस इज व्हाट वी से रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड की एनर्जी सेम नहीं तो डिफरेंट होती है। अगर वो डिफरेंस है तो वो क्या वजह है कि या तो एनर्जी रिलीज हो गई होगी या एनर्जी सिस्टम के अंदर आ गई होगी। सो जब एनर्जी रिलीज हो जाती है किसी रिएक्शन से, उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में एनर्जी आ जाती है उसका नाम है, अच्छा, रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी तो है, बाहर से एनर्जी आ रही है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम लोग H का निशान लिखेंगे और नेगेटिव उसको माइनस में लेंगे। एंडोथर्मिक के लिए H का निशान लिख के उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। एक और मजे की बात कि H नहीं लिखा जाता बल्कि डेल्टा एच। जिन जिन स्टूडेंट्स ने हफ्ते वाले दिन वो गायब थे, वो एबसेंट थे या नहीं थे, दाखिल नहीं लिया था, ये बात उस दिन में अब दोबारा बता रहा हूँ। डेल्टा एच, जब एच है ना हम लोग उसको डेल्टा एच बोलते हैं, रिएक्शन डेल्टा एच। डेल्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो एनर्जी का डिफरेंस है। ये आप देख सकते हैं ना, इस रिएक्शन का डेल्टा एच हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी 140 माइनस 100 इज इक्वल टू 40। तो इसका डेल्टा एच जो है हम 40 लिख देते हैं। अब चूंकि ये अंदर आ गई तो उसको पॉजिटिव 40 किलो जूल लिख लेते हैं। तो डेल्टा किसको बोलते हैं, डेल्टा चेंज। ये जो डेल्टा एच है, ये भाई ये रिएक्टेंट की एनर्जी नहीं है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी नहीं है, ये वो एनर्जी है जो या रिलीज हुई थी या आई थी। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट वाला साइड माइनस रिएक्टेंट वाला साइड, आप दोनों को माइनस करो तो आपको जवाब आ जाएगा, इसलिए तो चेंज बोलते हैं, दिस इज चेंज अभी। हाँ हाँ, राइट। सो ये स्क्रीन में यहां पर जाकर मिनिमाइज करने जा रहा हूं। अब हम यहां आ जाते हैं, यहां से दोबारा शुरू करते हैं।
थर्मोकेमिस्ट्री जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री किस चीज के ऊपर इसका बुनियाद रखा हुआ है, बेस्ड ऑन, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है थर्मोकेमिस्ट्री? तो सवाल जवाब आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री बेस करता है अपने आप को किस चीज के ऊपर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और मुझे खुशी है कि मैं आपको ये बता चुका हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है। एनर्जी को ना आप ज़ाया कर सकते हैं, ना आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो थर्मोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, रिएक्शन, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, वो किसको फॉलो करता है? वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। अच्छा, एक बार हमें थर्मोकेमिस्ट्री समझ आ गई, थर्मोकेमिस्ट्री हमारी किस एस्पेक्ट पे हेल्प कर रहा है? थर्मोकेमिस्ट्री हमारा हेल्प कर रहा है, पर क्या, इससे हम क्या चीज हासिल करेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री की मदद से हम एनर्जी या हीट कंटेंट ऑफ कंपाउंड्स को फाइंड करेंगे। वी कैन फाइंड, हम इसकी मदद से किसी कंपाउंड के अंदर एनर्जी या उसका जो हीट है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस थर्मोकेमिस्ट्री की मदद से। एक, जब आपको हीट का पता चल जाए, किसी कंपाउंड के अंदर जो हीट है वो अगर आपको एक बार पता चल गया, फिर इसकी मदद से आप लोग मजीद क्या फाइंड कर सकते हैं? फर्दर हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं उसके अंदर? हम ये फाइंड कर सकते हैं कि उसके अंदर केमिकल बॉन्ड्स कैसे हैं, मतलब कंपाउंड तो पता चल गया कि कंपाउंड के अंदर ये एनर्जी है, उसके बॉन्डिंग का भी अंदाजा लगा सकते हैं, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है या उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। कलीम इस्माइल के नाम से एक अभी एक एंट्री हुई है, इसको जरा फिर चेक कर लेना, इस्माइल। अच्छा, तो ये इसका फायदा हुआ। अब लास्ट में आते हैं कि इसका स्कोप क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री का स्कोप लिमिटेड क्यों है? मतलब इसका लिमिटेड मतलब ये है कि ओनली फ्यू रिएक्शंस की एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड। हर चीज की अपनी एक लिमिट भी आता है। तो ये जो थर्मोकेमिस्ट्री है इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। ये दुनिया जो है जितने भी रिएक्शन है सबका ये नहीं कर सकता, इसकी भी लिमिटेशन है। यानी कुछ रिएक्शंस हैं जिसका ये एनर्जी हमें दे सके, लेकिन हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं हम उसका 1% भी नहीं पढ़ रहे। 1% भी अगर पढ़ जाए बहुत ज्यादा है। सो इन हाउ ये इससे एमसीक्यूज बन सकता है कि थर्मोकेमिस्ट्री किस चीज के ऊपर बेस्ड है? आप लोग बोलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्या फायदा अगर हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे? अगर हमने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा तो हम एक कंपाउंड की एनर्जी का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर क्या होगा? जब आपको कंपाउंड की एनर्जी का अंदाजा हो जाएगा, उसकी मदद से आप उस कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग का अंदाजा कर सकते हैं कि इसके अंदर बॉन्डिंग कैसी है, कौन सी बॉन्डिंग है। क्या ये बात है? हाँ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं वो खुद ब खुद होते हैं, खुद ब खुद होते हैं। ये पहाड़ है, या चलो ये एक पानी का एक टैंकर है और इसके साथ एक पाइप है। इस पाइप में ये कनेक्ट है एक और टैंकर के साथ। आपने क्या किया? आपने इस टैंकर को पानी के साथ फिल किया। आप ना छोड़ो, बस आप छोड़ो, खुद ब खुद यहां से पानी इस टैंकर में आना शुरू करेगा। ये एक रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये एक प्रोसेस है। ये क्या चीज है? ये एक प्रोसेस है।
ये एक प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको रिएक्शन फिलहाल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि स्पॉन्टेनियस है क्या चीज। अगर कोई अमल, कोई प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे आपके सामने देख रहे हैं, ये पानी खुद ब खुद आएगा। इसी तरह अगर कोई रिएक्शन, मिसाल के तौर पर ए प्लस बी, इसको हमने देखा ना, इसने जाकर कोई चीज बना लिया, कोई कोई भी चीज, जेड एक्स बना लिया, कोई चीज बन गया, जेड बना लिया, चलो इस एक्स को छोड़ दो, जेड बन गया। और ये क्या हुआ? खुद ब खुद हुआ। न बाहर से किसी ने गर्म किया हुआ है, न बाहर से किसी ने कोई हीट दिया हुआ है, न कोई लाइट, कुछ नहीं, खुद ब खुद हुआ है। ऐसी रिएक्शन का नाम है स्पॉन्टेनियस। सो जरा देख ले, टेक प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट आउटसाइड एग्जिस्टेंस, बाहर कोई हेल्प नहीं मिल रहा, ऐसे रिएक्शन। मूव्स फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम, ये हमेशा इक्विलिब्रियम से नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाते हैं। व्हाट इज मीन बाय दिस? यहां से जो पानी है, ये कुछ पानी जब यहां पर आ जाता है ना, एक लेवल तक आ जाता है, एक टाइम आएगा कि दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी इस टैंकर से मजीद पानी इधर नहीं आ सकता। हम कहते हैं कि अब ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। सो शुरू में जब ये टैंकर बिल्कुल भरा हुआ था, उस वक्त वो हालात नॉन इक्विलिब्रियम थे, क्योंकि ये वाला टैंकर खाली था। राइट साइड का जो टैंकर था ना, ये खाली था पहले। बाद में क्या हुआ? बाद में ये फिल हो गया। तो अब इस प्रोसेस को, चलो मिनट भी खत्म हो रहे हैं, एक 40 सेकंड के बाद दोबारा से मैं आपको लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग फिर से लिंक ज्वाइन करेंगे, हमारी केमिस्ट्री जारी रहेगी इंशाल्लाह। तो चंद सेकंड तक और हम हैं।